हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर वन के सब एनईपी के अंतर्गत जो हमारा सेमेस्टर वन है उसके एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जनपद लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनपद। वैदिक युग में आर्यों का राजनीतिक संगठन ही जनपद कहलाता है। दरअसल प्रारंभ में ये अस्थायी रूप से बसते थे, तब इनका संगठन जन कहा जाता था, जो एक परिवार के समान होता था। जन के व्यक्ति सजात, सनाब व एक वंश के समझे जाते थे। अपने जन को वे स्व कहते थे और अन्य जनों के व्यक्तियों को अन्य नाभि या अरण। लेकिन जब वे स्थायी रूप से बस गए तो वे जनपद कहलाने लगे। वेदों में इसके लिए प्रायः राष्ट्र शब्द का उपयोग किया गया है। वैदिक संहिताओं में आर्यों के अनेक प्राचीन जनपद, राष्ट्रों या राज्यों की सत्ता का पता चलता है, जिनमें भरत, त्रिस्यु, पुरु, साल्व, शिव, कंबोज, गंधार आदि प्रमुख थे। वैदिक युग में राष्ट्र या जनपद का मुखिया राजा होता था। सामान्यतया राजा का पुत्र ही पिता की मृत्यु के बाद राजा के पद को प्राप्त करता था, पर यह आवश्यक था कि प्रजा राजा का वरण करे। यदि राजा का पुत्र प्रजा की सम्मति से राजा के पद के योग्य हो तो प्रजा उसे ही राजा के रूप में वर्ण कर लेती थी, अन्यथा उसे अधिकार था कि वह राजवंश के किसी अन्य व्यक्ति को या कुलीन परिवार के किसी व्यक्ति को राजा के पद के लिए वर्ण कर सके। राजा के वर्ण या निर्वाचन से संबंधित कई वैदिक मंत्र भी हैं। प्रजा राजा का वर्ण इसी प्रयोजन से करती है कि वह जनता के कष्टों को हरे तथा विपत्तियों में उनकी रक्षा कर सके। वैदिक युग में प्रजा द्वारा राजा के पद स्वरूप जिसका वर्ण किया जाता था, उससे यह आशा की जाती थी कि वह ध्रुव रूप से राष्ट्र पर शासन करेगा, राष्ट्र अर्थात जनपद पर शासन करेगा। साथ ही साथ राजा के सभी कर्तव्यों के पालन की आशा भी की जाती थी। इन कर्तव्यों में सर्वप्रधान जनता के धन और वैभव को प्राप्त कराना था। प्राचीन जनपदों में भूमि आदि संपत्ति पर व्यक्तियों का स्वत्व न होकर संपूर्ण जन का सामूहिक स्वामित्व माना जाता था। भूमि, पशु आदि से जो आर्थिक उत्पादन होता था, उसका सब विष या प्रजा में न्यायपूर्वक वितरण करना एक महत्व का कार्य था। यह राजा के नेतृत्व में ही संपन्न होता था। इसलिए अथर्ववेद में राजा को धन संपत्ति प्रदान करने वाला और सुदृढ़ रूप से धन का विभाजन करने वाला कहा गया है। राजा के इस कर्तव्य पालन के बदले प्रजा उसे बलि, जिसे हम कर भी कहते हैं, प्रदान करती थी। इसलिए ऋग्वेद में राजा को बलि यानी कर लेने वाला एकमात्र अधिकारी कहा गया है। कर के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त कर राजा प्रजा का दास्य स्वीकार करता था। बाद के नीति ग्रंथों का यह विचार वैदिक युग में से भी विद्यमान था। इसी कारण अथर्ववेद में राजा को राष्ट्र भृत्य की संज्ञा भी दी गई है। जनपद या राष्ट्र में राजा भृत्य अर्थात सेवक है और प्रजा स्वामी। यह विचार अथर्ववेद के मंत्र से भी प्रकट किया गया है। राजा का वर्ण विष या प्रजा द्वारा किस ढंग से किया जाता है, इस संबंध में कोई निर्देश वेदों में नहीं मिलते, पर अथर्ववेद में राजना राजकृता का उल्लेख मिलता है और धीवन, रथकार, करमार, सूत तथा ग्रामीणी को राजकृत कहा गया है। ग्रामीणी जनपद के अंतर्गत ग्रामों के मुखिया को कहते थे और दीवान, रथकार, करमार और सूत विविध प्रकार के शिल्पियों की संज्ञा थी। वैदिक युग के समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का पृथक वर्ग के रूप में विकास नहीं हुआ था। उस समय धार्मिक विधि विधान व कर्मकांड अत्यंत सरल थे और उनका अनुसरण कराने के लिए किसी पृथक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक आर्य योद्धा होता था और युद्ध के समय शस्त्र धारण कर रण क्षेत्र में उतर जाता था। पर फिर भी समाज में रथी या रथकार विशेष महत्व रखते थे। रथी
विविध प्रकार के शिल्पी और ग्रामीण लोग ही संभवतः राजकृत हुआ करते थे और वे ही राजा के वर्ण में महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया करते थे। जब किसी व्यक्ति को राजा के पद के लिए वर्ण कर लिया जाता था तो राजा को चिन्ह के रूप में मणि प्रदान किया जाता था। यह मणि संभवतः एक पर्ण यानी पत्ते के रूप में होती थी। राजशक्ति को सूचित करने के लिए राजा इस पर्ण शाखा को धारण करता था। इसके लिए अथर्ववेद में राजा द्वारा प्रार्थना की गई है, जिसमें राजा प्रमुख पुरुषों व सर्वसाधारण जनों से सहयोग के लिए प्रार्थना करता है। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा के राज्याभिषेक का जो वर्णन किया गया है उससे वैदिक साहित्य के इस निर्देश पर अधिक विस्तार से प्रकाश पड़ता है। वहां भी राजा की पीठ पर दंड द्वारा आघात कर उसे कर्तव्यों का स्मरण कराया जाता है और रत्नी लोग उसे रत्न हवि प्रदान करते हैं। ये रत्नी लोग ही राजा को चिन्ह का सूचक रत्न प्रदान किया करते थे, जिसे अथर्ववेद में पर्णमणि नाम से कहा गया है। वैदिक युग में राज्याभिषेक के समय राजा को व्याघ्र चर्म यानी शेर की खाल में पर बैठाया जाता था और उसके बाद उसका जल से अभिषेक होता था। ये जल संभवतः जनपद के सब नदियों व जलाशयों से लिए जाते थे। राज्याभिषेक के समय राजा से यह कहा जाता था कि राज्य तुम्हें कृषि के लिए, क्षेम के लिए, समृद्धि के लिए और पुष्टि के लिए सौंपा गया है। तुम इसके संचालक, नियामक और ध्रुव रूप में से धारण करता हो। राजा भी अपनी प्रजा से इकरार करता था कि वह प्रजा के प्रति द्रोह करेगा तो वह अपने जीवन, अपने पुण्य कर्मफल और अपनी संतान सबसे वंचित किया जाएगा। इस प्रकार प्रजा द्वारा वर्ण किए जाने और उसके साथ एक निश्चित इकरार करके जो राजा राष्ट्र का शासन करता था वह निरंकुश व स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था। उसकी स्थिति समानों में ज्येष्ठ के सदृश होती थी और इसी कारण वैदिक युग में इन राष्ट्रों के शासन को जन राज्य अर्थात जनता का राज्य कहा जाता था। निष्कर्ष में देखते हैं कि उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में स्थायी रूप से स्थापित राज्य ही जनपद कहलाता था, जिसका प्रधान राजा होता था, जिस पर अपने जनपद के प्रति उत्तरदायित्व होते थे और वे अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी पूर्वक संपादित करते थे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।